मणिपुर में आदिवासी महिलाओं को नंगा करके परेड किया गया। आप कहां हैं? इस देश का प्रधानमंत्री चुनाव से पहले 2017 में जब मणिपुर में जाता है तो कहता है कि जो लोग मणिपुर की प्रशासन को नहीं संभाल सकते हैं उन्हें गवर्नेंस करने का कोई हक नहीं। क्या वो सवाल आज उन्हीं से नहीं पूछा जाना चाहिए? और सिर्फ मणिपुरी क्यों, कल हम सब ने देखा कि किस तरीके से मुंबई जयपुर ट्रेन के भीतर एक हमला किया गया और वो हमला एक उन लोगों, उस व्यक्ति की तरफ से किया गया जिसके ऊपर हमारी सुरक्षा की जिम्मेदारी थी। एक जवान जिसे जिम्मा दिया गया था कि वो रेल में यात्रा करने वाले लोगों की सुरक्षा करेगा और वही अपनी बंदूक लेकर के उन्हें मारने के लिए निकल पड़ता है। ये कितनी शर्मनाक बात है कि सबसे पहले वो अपने सहकर्मी को गोली मारता है और उसके बाद चुन चुन करके, चेहरा देख देख करके, दाढ़ी पहचान करके 3 मुसलमान यात्रियों की हत्या करता है। यही वो मुद्दा है जिसको उठाने की जरूरत है, जिसे लगातार कहा जा रहा है कि वो व्यक्ति मेंटली अनस्टेबल है। अगर व्यक्ति मेंटली अनस्टेबल है तो वो ड्यूटी पर क्या कर रहा था? आप मेंटली अनस्टेबल कह करके, मानसिक रोगी कह करके उस व्यक्ति का डिफेंड करना बंद कीजिए। यह नफरत की फसल हमारे देश की सरकार ने, उसकी मीडिया ने बोई है, जिसका नतीजा हमने देखा कि किस तरीके से जो है वहां पर गोलियां बरसाई गई। क्या हम लोग ये नहीं मान ले कि हमारी सरकार ने इस देश के नागरिकों के ऊपर एक सबसे बड़ा सवालिया निशान लगा दिया गया है कि अगर आप कहीं सड़क पर चल रहे होंगे, कहीं यात्रा कर रहे होंगे, तो हो सकता है कि सरकार का कोई व्यक्ति जिसे हमारी सुरक्षा की जिम्मेदारी है या किसी और तरीके की जिम्मेदारी जिसके ऊपर है, वो हमारी हत्या नहीं कर देगा। यह सवाल यहां से पूछा जाना चाहिए। यह सवाल भी यहां से पूछा जाना चाहिए कि जिस व्यक्ति ने नासिर और जुनैद की मेवात के भीतर हत्या की थी, जिसे जिंदा जला दिया गया था, जिस व्यक्ति के ऊपर आरोप था, वो व्यक्ति खुलेआम वहां यात्राओं में शामिल होने की धमकी देता है और शामिल होने के बाद मेवात को दंगे में झोंक दिया जाता है। यह सवाल यहां से एकदम से पूछा जाना चाहिए। लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि हमारी सरकार का जो इंटरेस्ट है वो दरअसल मुद्दों में नहीं है, उनका इंटरेस्ट मुद्दों को भटकाने में है। वो कहते हैं कि अगर आप मणिपुर पे सवाल पूछेंगे तो हम दूसरी जगह का भी सवाल पूछेंगे। अरे भाई, किसने रोका है आपको सवाल पूछने से? लेकिन आपकी जवाबदेही भी बनती है कि मणिपुर में जो हुआ उसका जिम्मेदार कौन है और उसकी जिम्मेदार केंद्र सरकार या वहां की राज्य सरकार क्यों नहीं है? उसके ऊपर ये पूरा जिम्मेदारी क्यों नहीं था कि वो मणिपुर के लोगों की सुरक्षा करती? उसके ऊपर ये सवाल है साथियों, ये मुद्दा है। अभी क्या चल रहा है? अभी 3 दिन पहले इस देश की संसद से एक बिल पास हुआ। यह बात करना यहां से बहुत जरूरी है क्योंकि यहां दिल्ली के जंतर मंतर पर जो बात की जाती है वो देश के अलग अलग हिस्सों में जाती है। 3 दिन पहले बिल पास किया गया, कहा गया कि ये जो बिल है जिसका नाम था वन संरक्षण अधिनियम 2023। क्या कहता है वन संरक्षण अधिनियम 2023? वो कहता है कि देश के किसी भी हिस्से में जो जमीन है उसको सरकार जब चाहे अपने कब्जे में ले सकती है। वो सफारी पार्क के नाम पर ले सकती है, वो टूरिस्ट पैलेस के नाम पर ले सकती है, वो सिक्योरिटी रीजन से ले सकती है, किसी और वजह से अपने कब्जे में ले सकती है। दरअसल ये जो जमीन छीनने का जो मसला है, इसके जरिए सरकार दरअसल इस बिल के जरिए आदिवासियों की जमीन छीनने जा रही है क्योंकि सिर्फ इस देश में आदिवासी इलाका ही ऐसा इलाका है जिनकी जमीनें कानूनों के माध्यम से या इस देश के संविधान के माध्यम से सुरक्षित थी। अब वो सुरक्षा भी हटा ली गई है उसी पार्लियामेंट के माध्यम से। मणिपुर का झगड़ा भी इसी जमीन को लेकर के है क्योंकि मणिपुर की जमीनें आदिवासियों के पास है और वो चाहते हैं कि मैतेइयों को उसमें शामिल करके और उस जमीन पर कब्जा कर लिया जाए। और इसी तरीके से वन संरक्षण अधिनियम बिल उसी चीज को आगे बढ़ाने के लिए लाया गया है। सिर्फ इतना नहीं है, हम सब ने देखा अभी 2 साल पहले जब कोरोना था,
एक देश के भीतर एक बड़ा सा स्टैच्यू बनाया गया, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, गुजरात के भीतर, हम सब जानते हैं। लेकिन आप सब लोग देखिए, उन स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को बनाने से पहले वहां पर लगभग सैकड़ों आदिवासी गांवों को उजाड़ दिया गया। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पे घूमने के लिए आने वाले लोगों को पार्किंग देने के लिए 12 आदिवासी गांव उजाड़े गए, सिर्फ पार्किंग देने के लिए। इसी तरीके से पिछले साल इसी देश की पार्लियामेंट के भीतर वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 2022 पास किया गया था। और क्या कहता है वो कहता है कि हम इस देश के जीव जंतुओं को बचाएंगे, जंगली जानवरों को बचाएंगे। और उस जंगली जानवरों को बचाने के नाम पर इस देश में लगभग 18 जोन ऐसे रिजर्व किए गए, आइडेंटिफाई किए गए, जिन्हें वन्य जीव के बचाने के नाम पर छीना जाएगा। 18 जोन, ये कौन से जोन है? ये वही जोन है जिन इलाकों में आदिवासी आज की तारीख में रह रहे हैं। तो साथियों, लगातार इस देश के में हुक्मरानों की तरफ से, इस देश की सरकारों की तरफ से, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, वो लगातार आदिवासियों के मसले पर एकदम से चुप्पी साध जाती है। वो नौजवानों के रोजगार के सवाल पर चुप्पी साध जाती है, महिलाओं की सुरक्षा के सवाल पर चुप्पी छा जाती है उनके मुंह में। लेकिन हम लोग चुप रहने वाले नहीं हैं। एक चीज हमें यहां से इंश्योर करनी है, और वो यही इंश्योर करना है कि या तो मोदी जी जवाब देंगे, और नहीं तो 2024 में मोदी जी को हम जवाब देंगे। क्योंकि ये वक्त वही है, अगर आप इसी तरीके से चुप रहे तो किसी अग्निवीर के नाम पर आपका रोजगार छीन लिया जाएगा, किसी और नाम पर आपका रोजगार छीन लिया जाएगा। अभी हम सब ने देखा, 3 दिन पहले ही इस देश प्राइम मिनिस्टर और उनके बाकी साथियों ने एनईपी का उद्घाटन किया था। एक नया भवन इधर प्रगति मैदान की तरफ बनाया गया है, उसमें कहा गया एनईपी पर बड़ा सारा एक पूरा का पूरा स्टेज सजाया गया, बड़ा प्रोग्राम किया गया। आपको मालूम है एनईपी कहता क्या है? न्यू शिक्षा नीति 2020, जिसको अब से लागू किया गया, वो कह रहा है, वो कहता है कि इस देश का पब्लिक फंडेड एजुकेशन सिस्टम, वो संस्थान जहां पर सरकार की तरफ से वित्तीय मदद मिलती है, उन तमाम तरह की वित्तीय मदद को खत्म किया जाए, उसकी जगह सेल्फ फाइनेंसिंग मोड में इंस्टीट्यूट को चलाया जाए। सरकार अपना पैसा देने से मना कर रही है, और इसका नतीजा यह हुआ कि जेएनयू ने पिछले सालों में 500 करोड़ का कर्ज लिया और दिल्ली विश्वविद्यालय 1000 करोड़ का कर्ज लेकर के बैठा हुआ है। उनको कहा जा रहा है कि आप लोन लीजिए और लोन लेकर के अपने विश्वविद्यालय चलाइए, कॉलेज चलाइए, इंस्टीट्यूट चलाइए, और अगर नहीं चला सकते तो फंड जनरेट कीजिए, या फिर आप किसी दूसरे इंस्टीट्यूट के साथ मर्जर हो जाइए, क्लोजर हो जाइए, या फिर आपको कोई तीसरा टेक ओवर कर लेगा। तो साथियों, जो ये पूरा का पूरा सिस्टम है, दरअसल ये हमारी पूरी की पूरी व्यवस्था ने हम सबको आइसोलेट कर दिया है, हमें कंप्लीटली इग्नोर कर दिया है। और इग्नोर करके दरअसल इस पूरे के पूरे सिस्टम ने अपना पूरा फोकस अपने कुछ पूंजीपति दोस्तों की पूंजी को बढ़ाने में लगा दिया है। और इसीलिए ये जरूरी है कि ये देश सिर्फ किसी 2 और 4 पूंजीपतियों का देश नहीं है, किसी अडानी और अंबानी की जागीर नहीं है। ये देश इस देश के मेहनतकश लोगों का देश है, और ये उन लोगों का देश है जिन्होंने इस देश को बनाया है, जो इसकी बुनियाद में है, जो सुबह से लेकर शाम तक अपने खून पसीने की कमाई करते हैं और शाम को जाकर के अपने घर में अपना पेट भरते हैं। ये उन लोगों का देश है। और अगर सही मायने में हमें उस सपने को पूरा करना है जो हमारे पुरखों ने संविधान को बनाते समय देखा था, तो हमारे लिए ये जरूरी है कि हमारी ये जो सरकार है, जो फासिस्ट कम्युनल कास्ट सरकार है, इसे हमें उखाड़ फेंकना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। इंकलाब जिंदाबाद। जय भीम। फूल जोहार।